नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं के गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसको लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको टॉपर बनाएंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए, संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला संख्या होता है परिमेय। पहला एक संख्या होता है परिमेय संख्या और दूसरा संख्या होता है अपरिमेय संख्या। यानी संख्याएं हो गई दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे आप परिमेय में भी बहुत सारी संख्याएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, प्रकृति, यानी बहुत सारी संख्याएं परिमेय में है। इन संख्याओं के बारे में हम आगे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं जिस संख्या को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, यानी अंश बटा हर में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। और इसी के विपरीत अपरिमेय संख्या जो है, इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं 3/5। 3/5 जैसे ये देखिए p/q के रूप में है और ये आपका हो गया p/q, यानी 3 है अंश p और 5 है हर यानी q। यहाँ q देखिए 0 नहीं है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त हम उदाहरण में ले सकते हैं 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। और साथ ही साथ देखिए √16 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 बराबर होता है 4 और 4 तो एक परिमेय संख्या होगा ही। इसी तरह अपरिमेय संख्या में हम देखिए लिख सकते हैं √2 को हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। √2, √3 ये सब जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। तो चलिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और इस अध्याय एक्सरसाइज 1.1 का जो अध्याय है उसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इस अध्याय का है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिमेय संख्या में हमने जाना कि यह p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 जो दिया है, क्या पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम शून्य को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे हम लिखेंगे, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लिख देंगे कि हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में आसानी से लिख देंगे। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए, जैसे शून्य है तो शून्य को हम 0/1 यानी p/q के रूप में लिख दिए। तो इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। और अब हम
इस अध्याय का दूसरे प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो हमें संख्याएं मिले उसे हम लिख लें। देखिए ये 3 है, यहाँ पे आप 4 को लिख दीजिए और आप देखिए कि दोनों का हर समान है या नहीं। तो देखिए इसे हम 3/1 और इसे 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी दोनों संख्याओं का हर जो है बराबर है। तो जब हर बराबर होगा तो हम देखेंगे कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 से एक अधिक यानी 7 से अंश और हर में हम गुना कर देंगे। 7 से दोनों संख्याओं के अंश और हर में हम गुना कर देंगे। यदि हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम 4 से अंश और हर में गुना करते हैं। यहाँ पे हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए दोनों संख्याओं के अंश और हर में हम 7 से गुना करेंगे। ये नियम उसी समय अप्लाई होगा जब दोनों संख्याओं का हर जो है इक्वल होगा। तो चलिए 7 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 3/1 गुने 7/7 आप लिख सकते हैं। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं 4/1 गुने 7/7। तो देखिए जब आप इसे गुना कीजिएगा तो होगा 21/7 और ये होगा 28/7। 21/7 और 28/7 इन दोनों के बीच अब हमें जाहिर सी बात है हम आसानी से 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ये 6 परिमेय संख्याएं इस प्रकार होंगी। देखिए इससे एक अधिक यानी 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, तीसरा हो जाएगा 24/7, पांचवा हो जाएगा 25/7 और छठा हो जाएगा 26/7। इस प्रकार हम 6 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, अतः आप लिखिएगा एग्जाम में अतः 3 और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरा में पूरा नंबर प्राप्त होगा। आप लिखिएगा अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर 6 परिमेय संख्या बराबर। तो देखिए हो जाएगा आपका 6 परिमेय संख्याएं होंगी 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, तीसरा हो जाएगा 24/7, चौथा हो जाएगा 25/7, पांचवा हो जाएगा 26/7 और छठा हो जाएगा 27/7। इस प्रकार हमने 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख लिए। और ये आई थिंक आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। और इस प्रकार का यदि आपको कोई दूसरा प्रश्न भी आता है तो मैं आशा करता हूं आप इसे हल कर देंगे। इसी प्रकार का इस अध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो चलिए उस प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये प्रश्न ऊपर के प्रश्न के तरह ही है और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे यदि आप उस प्रश्न को सीख लिए हैं तो। चलिए मैं आपको इस प्रश्न को भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। पहला संख्या है 3/5, दूसरा संख्या है 4/5। आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का हर बराबर है और मैंने बताया जब हर बराबर हो और जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या से अंश और हर में गुना करना होता है। तो यहाँ पे आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे हमें 6 से अंश और हर में गुना करना होगा। तो चलिए 6 से अंश और हर में गुना कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3/5 गुना 6/6। फिर लिखेंगे हम 4/5 गुना 6/6। जब इसे हम गुना करेंगे तो होगा 18/30 और इसमें होगा 24/30। यानी आप देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो हमें हर को हमेशा बराबर रखना होगा। ये आप समझ लीजिए, हम हर को जब बराबर रखेंगे तो अभी हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो ये इसके बीच हम परिमेय संख्या 5 लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा 19/20, 20/20, 21/20, 22/20 और 23/20। ये 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं। आप लिखिएगा अतः 3/5 और 4/5
के बीच की, अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर, 5 परिमेय संख्या बराबर, ऐसे आप लिखिएगा एग्जाम में। संख्या बराबर हम लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हुई। मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक अन्य प्रश्न को देख लेते हैं जो कि NCERT बुक में नहीं है और वो भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी समझ लीजिए। चलिए मैं केवल यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ उस प्रश्न का। यदि प्रश्न आए कि आप 3/5 और 3/5 और 4/6 के बीच यदि हमें परिमेय संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। आप देखिए दोस्तों, इसका हर जो है बराबर नहीं है, दोनों संख्याओं का हर भिन्न है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हर को कैसे बराबर किया जाए। हर को बराबर हमें करना होगा, फिर हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है, इन संख्याओं के बीच हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम हर को बराबर करने का तरीका ढूंढेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं कि हर को कैसे बराबर किया जाएगा। सबसे पहले आप अंक को लिख दीजिए, सॉल्व करते हैं हम इसे। आप अंक को लिख दीजिए, दोनों अंक को लिखिए और हर को बराबर करने के लिए आप इसके हर से इसमें गुना कर दीजिए और इसके हर से इसमें गुना कर दीजिए। यानी एक संख्या के हर से दूसरे संख्या में गुना कर दीजिए और दूसरे संख्या के हर से एक संख्या में गुना कर दीजिए, तो आप हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसका हर है 6 है, तो हम 6 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। इसमें भी हम 6, इसमें देखिए आप दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए। यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जो हर है उसे हम गुना करेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 से इसमें गुना करेंगे और इसका हर 5 है तो हर इससे हम इसमें गुना करेंगे। ओके, आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 18/30 और ये हो जाएगा 20/30। तो इस प्रकार हम इसके बीच परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए इसके बीच हमें एक ही परिमेय संख्याएं ज्ञात होंगी, तो और हम इसे आगे कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए दोनों में हमें 3 को परिमेय संख्या लिखना है तो आप 4 से गुना कर दीजिए दोनों में। दोनों तरफ फिर से आप 4 से गुना कीजिए। जितनी परिमेय संख्या आप चाहे लिख सकते हैं। दो संख्याओं के बीच लाखों परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 72/120। आप जब गुना कीजिएगा तो होगा, और ये हो जाएगा 20 चौका 80/120। अब इसके बीच हम यहाँ पे हम 7 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी 73/120, 74/120 और 75/120। यानी कहने का अर्थ है कि आप यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 4 से पुनः गुना कर दिया। यानी कहने का अर्थ है कि आप दो संख्याओं के बीच हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अब चलिए इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसे हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। यानी हमें बताना है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य। तो देखिए सबसे पहला कथन है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए लिख देते हैं हम प्रकृति संख्या के बारे में। देखिए प्रकृति संख्या देखिए हम बता दे रहे हैं आपको किसे कहते हैं प्रकृति संख्या। यानी गिनती की संख्या को, जैसे गिनती तो सब लोग जानते हैं 1 2 3 ये गिनती है, इसी की जो संख्या उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ... ओके, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा गिनती की संख्या हो गई, और जब हम गिनती की संख्या में इस शून्य को लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये है पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6, ये एक पूर्ण संख्या हो गया। यानी गिनती की संख्या में आप जब
शून्य को लगा दिए वो एक पूर्ण संख्या हो गया। तो हमें बताना है प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ 1 2 3 4 5 6 सभी 1 2 3 4 5 6 इसमें उपलब्ध है, इसलिए प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वहीं बात होती कि यही कहा गया होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या जीरो है इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। आप लिख दीजिएगा, बॉक्स बना के आप लिख दीजिएगा सत्य, क्योंकि इस उदाहरण को देखने से सत्यापित हो जाता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 जो उपलब्ध है इस पूर्ण संख्या में भी उपलब्ध है। अब देखिए दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें पूर्णांक के बारे में जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर हम पूर्णांक कहते किसको हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णांक। सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जान लेते हैं हम पूर्णांक किसे कहते हैं। यानी पूर्णांक में ऐसे होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी ऐसी जो संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं ऊपर मैंने आपको बताया है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में जब हम शून्य लगा देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए पूर्णांक में यहाँ पे -4 -3 यानी माइनस की संख्या है, निगेटिव संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप पूर्ण में देख रहे हैं कि निगेटिव संख्या नहीं है, केवल पॉजिटिव संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -4 पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। यानी प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ये असत्य है। अब देखिए तीसरे कथन को हम समझ लेते हैं। ये भी कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को आप समझ लीजिए, आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। आप बिलीव कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। और इस चैनल पे क्लास 10वीं की भी वीडियो अपलोड की जाती है। इसलिए यदि आपके कोई दोस्त क्लास 10वीं में हों तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए परिमेय संख्या के उदाहरण हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या में आपका हो जाएगा बट्टा के रूप में जो होता है, यानी P/Q के रूप में जो होता है 3/4, 4/5, 3/1। इस तरह जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। और ऊपर आपने देखा पूर्ण संख्याएं में, गिनती की संख्या में जब हम शून्य लगा देते हैं तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्या है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो संख्या है क्या वो पूर्ण होता है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय में तो हम बट्टा में 3/4 लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप 3/4 को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए ये भी कथन असत्य है, इसे भी हम असत्य लिख देंगे। यानी इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 का प्रश्नावली जो है था 1.1 को देखा। ये वीडियो NCERT पैटर्न पर आधारित है और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप चैनल को जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन प्राप्त कर सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। और अंत में मैं कहूँगा कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।